हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और आज इस वीडियो में मैं बाजरा के बारे में, कल्टीवेशन के बारे में बात करूंगा। और इसका पार्ट 1 जो वीडियो है ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएगा। आप वहाँ पर, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके उसको ज़रूर देखें, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगा इस वीडियो को समझने में। काफ़ी पोर्शन मैंने उसमें कवर कर दिया है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन उसको मैं इसमें कवर करूँगा। और इसी तरह के बहुत से वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकोगे। तो आपको तो ये जो चीज़ है आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प होगी। तो आप लोग इन वीडियोस को फॉलो करो। तो हम बात करने वाले हैं वो है वैरायटीज़ की। तो जैसे बता दूं आपसे कि जो फर्स्ट हाइब्रिड जो है बाजरा का, उसको हाइब्रिड बाजरा 1 बोलते हैं। ये रिलीज किया गया लुधियाना में 1968 में। 1965 में। और ये जो आपका HB1 है, ये एक्चुअली क्रॉस है किस चीज़ का? 2 का क्रॉस है। एक है टिफ्ट 23A और दूसरा BIL बिल 3B का। और इसको प्रोड्यूस किया गया CMS सिस्टम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से। CMS का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ये जो मेल स्टेरिलिटी होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो इसके द्वारा जो ये हमारा फर्स्ट हाइब्रिड जो निकाला गया है HB1 लुधियाना में 1965 में। और इसके अलावा भी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जो दिया है बहुत से ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कि डिफरेंट स्टेट से, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जामनगर और 21 स्टेट से निकाली गई हैं, जिनको मैं पॉज कर देता हूँ। आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद जैसे अगर हम बात करें ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी की, तो ES1, ये जो ES1 है, ये फर्स्ट वैरायटी है इन ओपन पॉलिनेटेड, इन द केस ऑफ बाजरा। अब आपको पता होगा कि ओपन पॉलिनेटेड क्या है। तो ओपन पॉलिनेटेड डियर, जैसे कोई अगर मान लो आप वैरायटी डेवलप कर रहे हो इन द ओपन कंडीशन, वहां पर जो पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन वो किसके द्वारा होगा? बाय नेचुरल मीन्स इंसेक्ट, बर्ड, जो नेचुरल मीडियम है वो क्या करते हैं? पॉलन को लाके वहां पर पॉलिनेशन कराते हैं, ना कि हम मैनुअल करते हैं। तो ये नेचुरल कंडीशन में हम प्लांट्स को अलाउ करते हैं ओपन कंडीशन में फॉर द पॉलिनेशन, तो उसको बोलते हैं ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। तो इसके द्वारा जो फर्स्ट वैरायटी जो डेवलप की गई ES1, ये फर्स्ट ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है। और इसके अलावा भी मैं आपको यहाँ पर बहुत से ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज हैं जो कि डिफरेंट स्टेट के द्वारा रिलीज की गई हैं, उसका मैं दिया हूँ लिस्ट, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, जो दूसरा टॉपिक इसमें है वो है क्लाइमेट की। पर्ल मेल्ट के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए? तो आपसे बता दूं, पर्ल मेल्ट के लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए, वार्म वेदर। ठीक है, तो इसलिए इसको देखोगे, ये एरिड और सेमी एरिया में काफ़ी पॉपुलर है। इसलिए इसकी मैक्सिमम एरिया जो आपको मिलेगी, आप देखोगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ठीक है, वहां पर इसकी मैक्सिमम एरिया मिलेगी। और अगर हम बात करें ग्लोबली, तो ग्लोबली आपको देखोगे ये आपको 15 डिग्री वेस्ट से लेके 90 डिग्री ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड में। और लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो 5 डिग्री साउथ से लेके 40 डिग्री आपका नॉर्थ में, ये आपका लैटिट्यूड है। अब आपको अगर हम बताएं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, तो जैसे लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए आपका अर्थ है,
तो इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूड एक प्राइम मेरिडियन रेखा होती है जिसको वो 0 माना जाता है, और ये आपका ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो यहाँ से 30, 60, 90 ऐसे यहाँ पर 180 होगा। इसी तरह ये ईस्ट में अब जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से लेके 30, 60, 90 और अप टू द 180। इसी तरह आपका वेस्ट में 30, 60, 90 और देन 180 तक वेस्ट में। तो अगर हम इस प्राइम मेरिडियन जो कि रॉयल ऑब्जर्वेटरी है लंदन में, वहां से ये रेखा पास होती है, लाइन पास होती है, और उससे जो ईस्ट वर्ड में जाएंगे इधर यहाँ से, तो ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड और वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ से जब हम जैसे जैसे मैग्नीट्यूड आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो एंगल्स बनता है उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लेकिन लैटिट्यूड के जो आपका लैटिट्यूड है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये मान लो आपका एक इक्वेटर है, ये इसको 0 और ये आपका हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अब इधर से जैसे हम जाएंगे जितना, वो नॉर्थ पोल मान लीजिए 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। और इधर ऐसे ही इधर साउथ पोल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से जब ये 0 होता है इक्वेटर पर, जो आपका लैटिट्यूड है वो 0 होगा। जैसे हम उधर की तरफ इधर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड ये हमारा। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में डिफरेंस यही है कि जो हम रेफरेंस पॉइंट लॉन्गिट्यूड में लेते हैं वो प्राइम मेरिडियन जो हमारी रेखा है लाइन है वहां से, और लैटिट्यूड में हम इक्वेटर से एज ए रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आप देखोगे पर मिनट है वो 15 डिग्री वेस्ट से लेके और 90 डिग्री ईस्ट, ये किसमें लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो जो ईस्ट में है इसका देख सकते हो कि ये यहाँ तक है और वेस्ट में थोड़ा कम है। तो ये जो एरिया इसका कह सकते हो कि ये हमारा इसमें जो परमिट है। और इसी तरह से 5 डिग्री यहाँ पर साउथ और ये जा रहा है 40 डिग्री नॉर्थ तक। तो ये यहाँ तक कह सकते हो हमारा 40 डिग्री नॉर्थ हो गया और ये 5 डिग्री मान लो साउथ। तो ये एरिया हमारा किसका है, उसका परमिट का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर हम पर मिनट के लाइफ साइकिल, जो लाइफ साइकिल है उसमें देखें, एक तो वेजिटेटिव होता है, वेजिटेटिव फेज, और एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज। तो वेजिटेटिव फेज में आपका जो इसको वेदर चाहिए वो मॉइस्ट और स्मॉल रेनफॉल, ठीक है। लेकिन वही जो रिप्रोडक्टिव फेज में आपको रेनफॉल, नो रेनफॉल, ड्राई वेदर, ठीक है, क्लियर और ड्राई वेदर चाहिए, क्लियर एंड ड्राई वेदर चाहिए, और रेनफॉल तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग कह सकते हो कि अगर रेनफॉल हो गया इस फेज में, अगर रिप्रोडक्टिव फेज जब है उस टाइम पे अगर रेनफॉल हो गया, मान लीजिए रेनफॉल हो गया, तो सबसे बड़ी एक डिजीज जो प्रॉब्लम है वो है अर्गट, अर्गट डिजीज लग जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ मॉइस्चर जो है आपका, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अर्गट डिजीज जो है वो आपके जो है पल्मिलेट में आ जाएगा। और ये जो आपका वेजिटेटिव फेज है, वेजिटेटिव फेज जो ये है आपका, इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वो है 27 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। अगर इससे कम है, मान लीजिए इससे कम 27 टू 30 से कम जाएगा तो आपको चांसेज है अर्गट डिजीज लग जाने का। और अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, अर्ली मैच्योरिटी आ सकती है आपके क्रॉप में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं अबाउट द क्या कहते हैं क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ पर मिनट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम सॉयल रिक्वायरमेंट की बात करें इसकी पर मिनट की, तो आपसे बता दूं लोमी, लोमी सैंड से आपका लोम सॉयल, ये दोनों मोस्ट प्रिफर्ड हैं इसके लिए। और अगर आपकी सैलिनिटी है सॉयल में तो ये प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अल्कैलिनिटी
उतना ज़्यादा नॉट हार्मफुल, ये कह सकते हो नॉट मच हार्मफुल। तो आप समझ सकते हो सैलिनिटी जो है टोटली रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए, अल्कलिनिटी एट सम एक्सटेंट ये इंडोर कर लेगी और ये उतना हार्मफुल नहीं होता। अब अगर आप बात करें सीड एंड सोइंग की, तो आपसे बता दूं इसके लिए जो फाइन सीड बेड चाहिए, इस ऐसा क्यों? क्योंकि स्मॉल सीड होता है, स्मॉल सीडेड है, तो फाइन सीड बेड इसके लिए रिक्वायर है। ठीक है, और क्योंकि ये लाइट सॉइल में ग्रो होता है आपसे बता दूं, तो वहाँ पर टर्माइट की प्रॉब्लम होगा। तो उस केस में आप इसको बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, फ्यूराडान डालना होगा, फ्यूराडान एट द रेट ऑफ 5 to 8 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, सॉइल में आपको मिक्स करना होगा, ठीक, जिससे कि आपका टर्माइट जो होगा वो कंट्रोल हो जाएगा एट द टाइम ऑफ बिफोर द सोइंग। और जो टाइम ऑफ सोइंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नाइट ऑफ जुलाई, जब ऑनसेट ऑफ मानसून हो उस टाइम पे हम इसकी सोइंग करते हैं। और तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर इसको हम एज ए रबी क्रॉप उगाते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर से दिसंबर में। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एरिया में हमें नॉर्थ ईस्ट मानसून मिलती है ना, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है तमिलनाडु का ये वाला एरिया है, या नॉर्थ ईस्ट मानसून आती है। ठीक है, तो ये जो एरिया हम रबी सीजन में ग्रो करते हैं, कब? सितंबर टू दिसंबर में। अगर मान लो आपकी सोइंग डिले हो गई, उस केस में आप इसके लिए क्या कर सकते हो, ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो, ट्रांसप्लांटिंग। और अगर ट्रांसप्लांटिंग करोगे तो इससे आपकी जो डिले हुई है सोइंग वो रुक जाएगी, क्योंकि इसमें टाइम का जो बचत होता है 3 to 4 वीक्स आपका टाइम बच जाता है अगर ट्रांसप्लांटिंग करते हो तो। और ट्रांसप्लांटिंग के लिए 500 जो है आपका मीटर स्क्वायर एरिया सफिशियंट है फॉर द 1 हेक्टेयर फील्ड के लिए। ठीक है, और जो सीडलिंग की एज होगी वो होगी आपकी 3 to 4 वीक्स। मीन जब आप ट्रांसप्लांट करना चाहोगे तो 3 to 4 वीक जो ओल्ड सीडलिंग है उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। और जो जियोमेट्री होगी आपकी 50 सेंटीमीटर इंटू 10 to 12 सेंटीमीटर, इस ज्योमेट्री में आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो, जिससे कि आपको 1,75,000 प्लांट से लेके 2 लाख प्लांट्स जो हैं आपको पर हेक्टेयर मेंटेन हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ट्रांसप्लांटिंग मेथड में देखोगे 2 kg जो है आपका सीड जो है सफिशियंट है पर हेक्टेयर के लिए, अगर आप ट्रांसप्लांटिंग मेथड से जाते हो। लेकिन अगर आप लाइन सोइंग जाते हो विदाउट ट्रांसप्लांटिंग, तो उस केस में आपको 4 से 5 kg सीड पर हेक्टेयर लगेगा। और आपको बता दूं, हैवी सॉइल में, अगर हैवी सॉइल है थोड़ी, तो आपको 3 kg लगेगा। लेकिन वही अगर आपकी हैवी सॉइल के नहीं हो गए, अगर लाइट सॉइल है तो उस केस में आपको 4 to 5 kg इन द केस ऑफ लाइट सॉइल। ठीक, और जो ये हम लाइन सोइंग करते हैं वो इसकी जो स्पेसिंग है 45 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर करते हैं एट द डेप्थ ऑफ
सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, ट्रांसप्लांटिंग में 50 तक, इसमें 45, इसमें ज़्यादा रखते हैं क्योंकि इसमें चांसेस आपके ट्यूरिंग के हैं, इसमें नहीं चांसेस उतने होते हैं कंपेयर, तो इसलिए इसकी रो को हम कम रखते हैं लाइन स्विंग में, इसलिए इसकी 45। और इसमें जो प्लांट टू प्लांट है 15 सेंटीमीटर, बट इन द केस ऑफ 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो सीड रेट है देख सकते हो 2 kg है केवल ट्रांसप्लांटिंग में, और इसमें 4 to 5 kg। ठीक है। अब जो हम उसके बाद जो टॉपिक इस पर डिस्कस करेंगे है वो है वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो आपसे बता दूं, पर मिनट में जो जो आपका क्रिटिकल वीड कंपटीशन जो क्रिटिकल वीड कंपटीशन एक जो पीरियड होता है, आप पीरियड कह सकते हो, वो है आपका 35 डेज आफ्टर सोइंग। मीन्स यहाँ पर मान लीजिए आपने सोइंग किया, जब पौधा 35 डेज आफ्टर सोइंग इस टाइम पे आता है, इस टाइम पे जो है क्रॉप्स को वीड फ्री होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पीरियड में अगर वीड का इन्फेस्टेशन ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो मैक्सिमम आपके क्रॉप जो है लॉस होगा, क्रॉप लॉसेस ज़्यादा होगा, क्योंकि इस टाइम पे इस पीरियड में आपका वीड जो है काफ़ी कम्पीट करता है क्रॉप से, और क्रॉप जो होता है आपका एट दिस मोमेंट वो होता है लिस्ट कॉम्पिटिटिव, लिस्ट कॉम्पिटिटिव टू वीड। तो इसलिए इस पीरियड को हमको वीड फ्री रखना होता है। तो 30 अप टू जो आपका 35 डेज आफ्टर सोइंग है, ये होता है आपका क्रिटिकल कह सकते हो पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन का है। ठीक है। ये जो क्रिटिकल पीरियड है आपका क्रॉप वीड कंपटीशन का, जो ये है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन। ठीक है। और जो आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीड है जिसका नाम है स्ट्राइगा। ये जो स्ट्राइगा है, ये एक तरह से पार्शियल रूट पैरासाइट है। ये क्या है कि जो बाजरा का रूट होता है उस पे अर्ली स्टेज में तो कंप्लीटली होता है, बट लेटर स्टेज में ये क्या होता है, खुद के जो है फूड प्रोड्यूस करता है, इसलिए पार्शियल रूट पैरासाइट इसको बोलते हैं। और इसको विच वीड भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी पूछा भी जाता है आपको क्या है, तो ये एक तरह से पैरासाइटिक वीड है जो कि आपको जो पल्मेट है उसके रूट पर पार्शली पैरासाइट करता है। और 2 से 3 आपका क्या कहते हैं इंटरकल्चर ऑब्सेशन पल्मेट को चाहिए होता है। इन बिटवीन आप कह सकते हो 3 to 6 वीक्स जो है डे आफ्टर सोइंग के। ठीक है। इन पीरियड में आपको 2 से 3 इंटरकल्चर ऑपरेशन करना होता है। ठीक है। यहाँ पर कुछ मैं केमिकल के नाम दूंगा, और ये भी कह सकते हो हर्बिसाइड्स के नाम, और ये हर्बिसाइड काफ़ी यूज होते हैं और इसमें पर मिनट में। तो जैसे पहले बता दूं मैं आपका एट्राजीन है, दूसरा सीमाजीन है, उसके बाद पेंडिमेथालिन है। ये जो है हर्बिसाइड्स हैं, इनको यूज किया जाता है। और ये जो तीनों हर्बिसाइड हैं, ये तीनों ये क्या है आपके प्री इमर्जेंस हैं। ठीक है। मीन्स आफ्टर sowing of crop and before emergence of weed, इसके बीच में हम इन हर्बिसाइड को यूज करते हैं। ठीक है। अगर इनके डोज देखोगे, डोज की बात करोगे, तो एट्राजीन जो है 0.5 kg आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर यूज होता है। ये आपका सीमाजीन है 1 से लेके आपका 1.5 kg तक है एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर। और ये आपका पेंडिमेथिलिन जो है, ये आपका
0.75 से लेके 1.5 kg तक एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज होता है, ठीक है। और ये जो एट्राजीन है ये यूज किया जाता है ब्रॉड लीफ वीट के लिए, और ये जो आपका सीमाजीन है ये आपका वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ वीट के लिए। ये भी कह सकते हैं वाइड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका नैरो एंड ब्रॉड लीफ वीड दोनों को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। अब हम अगर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें सबको पता होगा NPK बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जिसमें आपको बता दूं नाइट्रोजन जो है रिक्वायर्ड है इसको 40 to 60 kg, फास्फोरस आपका 30 to 40 kg, P2O 5, और पोटास जो आपका है 30 to 40 kg आपका इन द फॉर्म ऑफ K2O, ठीक है। ये तीनों रिक्वायर्ड है। 40 to 60 kg आपका नाइट्रोजन हो गया, 30 to 40 kg आपका फास्फोरस हो गया, और 30 to 40 kg आपका पोटास, ठीक। तो इसमें से आपका जो फास्फोरस और पोटास है ये तो टोटल हमको एज बेसल देना होता है, लेकिन इसका हमको 50% तो एट द टाइम ऑफ बेसल नाइट्रोजन का 50% एज ए बेसल, और जो नाइट्रोजन का 50% है वो आपको देना पड़ेगा 3 to 4 वीक जो है आफ्टर सोइंग एज टॉप ड्रेसिंग, ऐसे देना होगा, ठीक है। और ये पाया गया है कि अगर हम नाइट्रोजन का डोज जो है बढ़ा दें, जैसे 80 to 120 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर कर दें, तो प्रोटीन कंटेंट जो है वो हमारा 50% इंक्रीज हो जाता है। और ये भी पाया गया है कि जैसे ट्रिप्टोफैन है और आपका मेथियोनिन, ये भी 50% आपका इंक्रीज हो जाती है। बट जो ल्यूसिन है, ल्यूसिन इस पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता, मीन्स ये इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। लेकिन ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन आपका इंक्रीज होगा 50% अगर आप 80 to 100 kg 120 kg आप नाइट्रोजन कर देते हैं तो, ठीक है। और वैसे जनरल आपका नाइट्रोजन जो है 40 to 60 kg पर हेक्टेयर आपका यूज होता है। और पर्लमेंट में बायो फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो आपको बता दूं एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम ब्रेसिलेंस यूज करते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर। बट जब इसको यूज करोगे तो आपका जो डोज होगा नाइट्रोजन का डोज होगा वो लोअर रहेगा, कितना 10 से लेके 40 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर अगर आप बायो फर्टिलाइजर यूज करते हो, जैसे एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम अगर यूज करते हो तो, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम ऑलरेडी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, तो कुछ मात्रा ये लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसलिए जो डोज है नाइट्रोजन का वो घट जाएगा आपका। तो उस केस में हमको 10 से 40 kg जो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर यूज करना होता है। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे वो है वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। और आपसे बता दूं इसके लिए जो बाजरा है इसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम, 250 से लेके 350 mm वाटर ही रिक्वायर होती है, और ये बहुत कम है आप अगर कंपेयर करोगे किससे, सोरगम और मेज से, क्योंकि इसके केस में आपको 500 से 600 mm यूज होगा, लेकिन इसके केस में 250 से 350 mm पर हेक्टेयर आपको वाटर लगता है। बट इन द केस ऑफ सोरगम और मेज देख सकते 500 से 600, तो ये काफ़ी इफिशियंट है, इसलिए इसको पुअर मैन क्रॉप भी बोलते हैं, मैंने जैसे पहले वीडियो में आपको बताया होगा। और अगर आपको इरिगेशन देना है तो याद रखिएगा इसमें जो फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग स्टेज जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है, तो ये इस स्टेज पर आपको पानी जरूर देना है, इरिगेशन जरूर देना है, ठीक है।
और अगर आप देखोगे इसको, इसके लिए 140 से लेके 150 mm जो वाटर है पर टन, जो आपका ग्रीन प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो आप सोच सकते हो इसकी वाटर प्रोडक्टिविटी कितनी हाई है। तो नेचुरली आपको अगर पानी कम है अगर आपके एरिया में, तो आप ऐसे क्रॉप्स को अवश्य यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत कम पानी में ही आपका बायोमास प्रोड्यूस करता है। और ये देख सकते हो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट ओवरऑल कम ही है। और अगर मान लीजिए ड्राउट आ जाता है आपके क्रॉप सीजन में, तो प्लांट पॉपुलेशन का रिडक्शन कर देंगे। तो ये भी एक टेक्निक है ड्राउट को मिटिगेट करने की, और इसको बोलते हैं मिड वे करेक्शन। ठीक है, तो ये काफ़ी पॉपुलर है। इस तरह से आप ड्राउट, अगर आपको पानी की समस्या आ जाती है तो इस तरह से भी कुछ एक्सटेंट तक आप ड्राउट को मिटिगेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें डिजीज मैनेजमेंट की। ठीक है, डिजीज मैनेजमेंट। अब इसमें देख लेते हैं हमको डिजीज कौन कौन से लगते हैं। तो पहला तो डिजीज आपको लगता है दोस्तों डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, और इसको ही बोलते हैं हम ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा। ठीक है, दूसरी डिजीज है उसका नाम है अर्गट। ठीक है, जो तीसरी डिजीज है उसका नाम है स्मट, और जो चौथी डिजीज है उसका नाम है रस्ट। तो ये जो 4 डिजीज मेजरली आपको बाजरा में दिखेंगे। अब हम इनके वन बाय वन इनके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे डाउनी मिल्ड्यू और कैसे ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, जो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बता दूं इसको, जो देखोगे बॉटेनिकली आप ये स्क्लेरोपोरा ग्रेमिनिकोला, इसको बोलते हैं स्क्लेरोपोरा ग्रेमिनिकोला, इसका साइंटिफिक नेम है। और ये जो इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, मीन्स किसके द्वारा इन्फेक्शन है, तो ये बता दो आपसे, सीड बॉर्न है। कैसे? आपका ओई स्पोर जो है आपका सीड में रहता है, और माइसीलियम जो है इसका वो सीड में, माइसीलियम जो होगा वो सीड के एम्ब्रियो में रहेगा। तो ये जो आपका सीड बॉन्ड ओ स्पोर जो होता है, जो जो का जो रीजन है इन्फेक्शन का, वो है ओ स्पोर और माइसीलियम, जो कि आपके सीड में रहेगा। ठीक है, और इसके अगर हम सिम्टम की बात कर लें तो दोस्तों बता दें, जो लोअर लीफ होता है उस पे आपको डाउनी ग्रोथ दिखेगा। ठीक है, लीव्स जो होंगे वो आपके रिंकल्ड हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, प्रोफ्यूज टिलरिंग होगी। ठीक, और जो इसका ईयर है ये हो सकता है नॉट प्रोड्यूस हो गए, और अगर प्रोड्यूस हुआ तो ये कैसा होगा, एबनॉर्मल होगा। और ये क्या एबनॉर्मल कैसे होगा, ये चेंज हो जाएगा ट्विस्टेड लीफ स्ट्रक्चर की तरह। इसलिए इसको ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा भी बोलते हैं, इसी वजह से, क्योंकि ऐसे सिम्टम ये प्रोड्यूस करता है। और इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, इसका मैनेजमेंट कर सकते हो आप रेजिस्टेंट जो आपकी वैरायटियां हैं उनको यूज करो, और सीड ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा,
किससे? एप्रॉन से। एप्रॉन 35D एट द रेट ऑफ 8 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। तो ये तो इन शार्ट हमने बताया किसके बारे में? डाउनी मिल्ड्यू के बारे में, जो इसके बारे में। अब दूसरी जो डिजीज है उसका नाम है अर्गट, अर्गट ऑफ बाजरा। इसका जो आप कह सकते हो जो नेम है, साइंटिफिक नेम है क्लेवी सेप्स फ्यूसिफॉर्मिस। क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस। इसका इन्फेक्शन अगर देखोगे आप कैसे होता है इन्फेक्शन, इसमें स्क्लेरोसिया, स्क्लेरोसिया से क्या होता है? एस्को स्पोर जो है पैदा होता है, और ये क्या एस्को स्पोर क्या है? एयर के द्वारा मूव कर लेता है, इसलिए ये एयर बोर्न होता है। ये एस्को स्पोर एयर के द्वारा मूव करके जो आपका फ्लोरल पार्ट है उस पर ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो ये तो प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया। सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है बाय मीन्स ऑफ थ्रू रेन। अगर रेन हो गई तो उसके द्वारा भी ये जो है एस्कोस्पोर जो है मूव करके फ्लोरल इन्फेक्शन करता है। और बता दूं आपको, अगर ह्यूमिडिटी है तो इसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और टेम्परेचर अगर आपका 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये भी बहुत ही फेवरेबल है इसके इन्फेक्शन के लिए। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो बता दूं आपसे, पिंकिश और लाइट, आपको हनी लाइक जो फ्लूइड है वो आपको स्पाइकेलेट ऑफ ईयर से एक्सुडेट होगा। और ये जो हनी लाइक है ये बाद में लेटर ऑन इट विल बिकम हार्ड। तो जो ये हनी जो लाइक स्ट्रक्चर है आपका, हनी लाइक लिक्विड से फ्लूइड से जो निकलता है वो बाद में हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये हैं आपके इसके सिम्टम्स। इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे? आपसे बता दूं 10% आपको इसमें साल्ट को सोल्यूशन बना के, आपको 10% साल्ट का सोल्यूशन बनाना होगा जिससे आपका स्क्लेरोसिया जो है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये भी कर सकते हो यूज ऑफ जीरम, आपका 2 ग्राम पर लीटर 0.1% प्लस बेनलेट आपको 0.1%, इसको भी यूज कर सकते हो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अर्गट डिजीज। तो याद रखना है इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे हनी लाइक जो सिम्टम्स है बहुत ही कॉमन है, हनी लाइक फ्लूइड्स निकलते हैं, और इसका जो एस्क्लोसिया एस्कोस्पोरा जो एस्क्लोसिया जो है उससे आपको एस्कोस्पोर है जो वो जो एस्कोस्पोर ये जो एयरबॉर्न करके इसको इन्फेक्शन करता है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन थ्रू द रेन होता है, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है आपका क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस। अब जो हम तीसरी डिजीज उसकी बात करेंगे वो है आपका स्मट, और इसको बोलते हैं टॉलीपोस्पोरियम पेनिसिलियरी। टॉलीपोस्पोरियम पेनिसिलियरी इसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इसका है। और इसका प्राइमरी जो इन्फेक्शन है वो आपका क्लैमाइडोस्पोर, जो एक क्लैमाइडोस्पोर होता है इसके द्वारा इसका प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। और ये जो ग्रेन में आपका जो इसका ग्रेन होगा उसमें आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें?
पाउडरी मटेरियल में, और बाद में ये पहले तो ग्रीन रहता है, बट लेटर ऑन इट विल बिकम डार्क, एंड यही जो है फिर बाद में बिकम द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफेक्शन होगा। ठीक है, अब इसके अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट, तो इसके लिए आपको स्प्रे करना होगा वीटावैक्स और लेंटावैक्स 0.25% का। कब? पेनिकल इनिशिएशन स्टेज पे। पेनिकल जो होता है ना, पेनिकल जब निकलता है एट बुडिंग स्टेज पे, तो आप इससे मैनेज कर पाओगे। तो याद रखना, प्राइमरी जो इन्फेक्शन उसका क्लैमिडिया स्पोर के द्वारा होता है। अब जो चौथी डिजीज है उसका नाम है रस्ट, और इसको बोलते हैं पक्सीनिया, पक्सीनिया पेनिसेटी। ठीक है, और बता दो आपसे एक्चुअली क्या है, इसका रस्ट के लिए, जो इसमें रस्ट लगता है, इसके लिए एक अल्टरनेट होस्ट होता है इसका। वो कौन सा है? आपका ब्रिंजल। तो अभी आपको बता दूं, जैसे ये आपको जो इसके लीव्स पे दोनों साइड में, बोथ साइड में अपीयर होता है ऑन लीफ, और इसका जो जो आपका यूरिडेनियल एंड टेलियल, ये स्टेज किस पे होगा? इस पे, पर्ल मिलेट पे। ठीक है, और जो दूसरा इस पर में गोनियल और एसीएल, ये दो स्टेज होते हैं। ये किस पे कंप्लीट होते हैं आपके? जो हमने बात किया यहाँ पर ब्रिंजल का। ठीक है, और पहले ये जो लीफ पे दोनों साइड में ऑरेंज कलर का होगा, फिर बाद में ये डार्क कन्वर्ट हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है। तो ये थे अबाउट द रस्ट। याद रखिएगा, इसमें इसका जो रस्ट इस पे जो लगता है पक्सीनिया पेनिसेटी, इसका दो होस्ट पर कंप्लीट करता है लाइफ साइकिल। पहला एक तो ये होगा पर्ल मिलेट, और दूसरा ये ब्रिंजल एज ए अल्टरनेट होस्ट। और मैनेजमेंट की अगर हम इसकी बात करें तो जीनेप 0.2% और मैनकोजेब आपका 75 WP स्प्रे करते हैं। और हो सके तो जो आप मैंने बोला, ये ब्रिंजल अगर आपको कहीं पर दिख रहा है अल्टरनेट हॉट, इसको रिमूव कर दो, तो इसकी लाइफ साइकिल क्या होगी? इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो ये हैं इसके जो मैनेजमेंट है। और ये मैनकोजेब 75 WP, इसका मतलब होता है वेटेबल पाउडर, वेटेबल पाउडर WP का मतलब। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम बात करेंगे इंसेक्ट मैनेजमेंट की। इंसेक्ट मैनेजमेंट करना है। अब इसमें इंसेक्ट तो देखोगे कौन कौन से इंसेक्ट हैं। तो पहला आपसे बता दूं, आपका इसका जो सूट फ्लाई लगती है, दूसरा आपका वाइट ग्रब लगता है, उसके बाद तीसरा ग्रेन मीच, और चौथा जो है आपका टर्माइट। अब हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सूट फ्लाई, इसको जूलॉजिकल नेम देखोगे एथेरिगोना अप्रॉक्सीमेट इसका जो है जूलॉजिकल नेम है। और ये जो पेस्ट है आपका नॉर्थ इंडिया का पेस्ट है, और ये क्या करता है, जो अटैक करता है आपका अप टू 3 वीक जो प्लांट हो जाता है, उस टाइम पे इसको अटैक करता है। और ये क्या करता है, अंडे जो है लेस एग ऑन लोअर साइड ऑफ
लीफ, ठीक है। और ये भी हो सकता है और बेस ऑफ प्लांट, जो लीफ का आपका लोअर पोर्शन वहाँ पर लेक करेगा, या तो जो बेस है जो प्लांट का वहाँ पर इसको कर देगा। और ये क्या करता है, जो एपिकल पोर्शन है उसको कट कर देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको इसमें डेड हार्ट, जो डेड हार्ट एक सिम्टम दिखेगा, ये भी इसके सूट फ्लाई की वजह से होता है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो याद कर लो, अगर अर्ली प्लांटिंग कर देते हो तो आप इससे बच सकते हो। दूसरा, आपको इसका केमिकल मैलाथियन एट द रेट ऑफ 25 kg पर हेक्टेयर 10 to आपका 20 days आफ्टर सोइंग आप अप्लाई कर सकते हो। केमिकल में भी चेंज हो सकता है, अभी जो आपको बेस्ट जो रेफरेंस में दिया होगा ये तो पुराने केमिकल्स हैं जो मैं रिकमेंडेशन की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये कल्टीवेशन एग्रोनॉमिकल कल्टीवेशन के हम बात कर रहे हैं एज जनरल, तो आप कोई और भी केमिकल्स अल्टरनेटिव पे जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो रेफरेंस से मैंने किया है वहाँ पर मैलाथियन दिया हुआ था, तो मैलाथियन है ये 25 kg पर हेक्टेयर आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सूट फ्लाई से बच सकते हो। अब दूसरी जो हम इंसेक्ट की बात करेंगे वो है आपका वाइट ग्रब। इसका जूलॉजिकल नेम देखोगे आप होलो ट्रैकिया स्पीसीज इसको बोलते हैं, होलो ट्रैकिया स्पीसीज इसको बोलते हैं। और इसमें क्या करता है, ये जो आपका सीडलिंग है, सीडलिंग में क्या करेगा, ये आपका जो यंग सीडलिंग होता है आपका, उसका ये रूट जो है, ये जो रूट इसको कट करता है, तो जिससे आपको देखने को मिलेगा विल्टिंग, शुरू के विल्टिंग सिम्टम्स आएंगे अर्ली स्टेज में, और यंग सीडलिंग पर ये अटैक करता है। और इसका मैक्सिमम आपको डैमेज दिखेगा वो कब, जुलाई और अगस्त में दिखेगा, ठीक है। तो ये अगर आपको अर्ली स्टेज पे कोई विल्टिंग दिख रही है पौधे में कटा हुआ, तो उठा के जब देखेंगे, हाथ से इसको उठाएंगे तो इजीली उठ जाएगा, क्योंकि इसका रूट जो होता है वो कट हो जाता है इसके द्वारा। तो ये व्हाइट ग्रब का एक अच्छा सा सिम्टम है। अब एक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आपको बता दूं, अगर इंटरक्रॉपिंग करते हैं आप किसके साथ, लेग्यूम के साथ, ठीक है, तो चांसेस हैं आपके बचने के। या तो आप सीड का ट्रीटमेंट कीजिए, किसके द्वारा, क्लोरीपैरीफॉस 20 EC आपको यूज करना होगा 12.5 ml पर केजी के हिसाब से, जो सीड का पर केजी 12.5 ml आपको यूज करना होगा। और आप सॉइल का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, किसके द्वारा, फोरेट के द्वारा, जो फोरेट का 10G, जी का मतलब ग्रेन्यूल्स से होता है, और ये यूज होगा आपका 12 kg पर हेक्टेयर। तो आप इसका सॉइल का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका जो ये वाइट ग्रब है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब तीसरी जो हम इंसेक्ट की बात करेंगे वो है आपका ग्रेन मिच, और इसको बोलते हैं हम जीरो मिया पेनिसेटी, जीरोमिया पेनिसेटी, जीरोमिया पेनिसेटी इसका आपको जूलॉजिकल नेम है। और ये क्या करता है, अटैक करता है किस पे, डेवलपिंग ग्रेन पे। डेवलपिंग जो ग्रेन है उस पे ये अटैक करेगा, और क्या करता है, जो अंडे है ये लेस करता है एक कहाँ पर, आपका फ्लावर में, और इसकी वजह से क्या आपको दिखेगा, क्या ग्रेनलेस आपको ग्लूम्स दिखेंगे। आपका ग्रेनलेस जो ग्लूम्स होगा बाजरा का, ग्रेनलेस ग्लूम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑन वाइट, वे भी हो सकता है वाइट
पर्पल आपको केस ऑन द टिप ऑफ आप स्पाइक, ये भी देखने को मिल सकता है। तो ये ऐसे आपके सिम्टम्स हैं, याद रखिएगा। ये डेवलपिंग ग्रेन पर अटैक करता है और अंडे जो है वो फ्लावर में जो फ्लावर्स होते हैं उसमें ले करता है और ग्रेनलेस आपका ग्लूम्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं और कैसे ये अटैक करता है, कहाँ पर अटैक करता है, ये है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें इसके, तो ये आप तो याद रखिएगा, मेटासाइड जो इंसेक्टिसाइड है, मेटासाइड 250 सीसी का और अर्थियोडॉन जो है आपका आता है 625 सीसी का। इसका आपको स्प्रे करना पड़ेगा जिससे कि इनका मैनेजमेंट हो जाएगा ग्रेन मिच का। तो ये था अबाउट द ग्रेन मिच। उसके बाद जो लास्ट है आपका, हम टर्माइट की बात करेंगे और इसका वो जूलॉजिकली बोलते हैं ओडोंटोटर्मिस ओबेसस इसको बोलते हैं। और ये बहुत सीरियस है कहाँ पर, उस एरिया में, ड्राई रीजन में। और ये भी क्या करता है, जो प्लांट है उसके रूट को एक कट कर देगा, वहाँ पर फिट करता है। और लोअर स्टेम जो है, ये लोअर स्टेम उसको भी कट करता है। तो इस तरह से आपको ये दिखेगा और ये भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और लाइट सॉइल, मैंने बोला था ड्राई रीजन में लाइट सॉइल जो है वहाँ पर ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। और इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो आप इरिगेशन दे दो फील्ड में जिससे वो थोड़ा मैनेज हो जाएगा, या ये हो सकता है आप वेल डिकम्पोज्ड FIM अप्लाई करोगे। तो ये क्या है, टर्माइट जो है इनको ना खा के इन पे आ जाता है FIM पे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डाइवर्ट कर सकते हो, टर्माइट की फीडिंग को डाइवर्ट कर सकते हो FIM हो, तो उस केस में आपका प्लांट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये थे अबाउट डिफरेंट इंसेक्ट्स और उनके कैसे मैनेजमेंट करेंगे। और बाजरा की एक खास बात है कि इसमें पेयर्ड रो प्लांटिंग कर सकते हो। पेयर्ड रो प्लांटिंग का मतलब क्या है, आप क्या करो, 2 रो ऐसे लो जिनके बीच में 30 सेंटीमीटर का गैप हो और फिर 70 सेंटीमीटर के गैप पर ऐसे 2 रो ले लो जिनके बीच का गैप 30 सेंटीमीटर है। इसको बोलते हैं हम पेयर्ड रो प्लांटिंग और ये काफ़ी पॉपुलर है बाजरा में, इन द केस ऑफ बाजरा। और इसकी हार्वेस्टिंग अगर आपको करनी हो तो जब आपका 15 से 20% का मॉइस्चर आ जाए उस टाइम पे इसको हार्वेस्ट कर दो। और अगर आपको ग्रीन का मॉइस्चर 12 से 14% तक चला जाए तो ये प्रीफर्ड होता है किसके लिए, स्टोरेज के लिए। आप इसको इस ग्रेन को स्टोर कर सकते हो। तो ये थे डिफरेंट अबाउट द क्या कहते हैं बाजरा के बारे में हमने यहाँ पर बात की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी लेवल पर आपके क्वेरीज को और आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में बहुत ही कारगर रहा होगा। और वीडियो कैसा था इसको कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से लगे रहिएगा जिससे कि आपको इस तरह के वीडियोस मिलेंगे। थैंक्स।